तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, तो थोड़ा कोने में ले जाके उससे कहा जिससे कि दूतावास के और लोग न सुन सके कि इंडियन एम्बेसी में जो आते हैं ना सब एंगल्स बतिया है और एंगल्स हम सब के ना आवे, हम हिंदुस्तानी बतिया तो हम बहुत खुश बात। तो ये जो आप देखिए कि भारत से बाहर तीन तरह से हम विश्व को देख सकते हैं। एक है अंग्रेजी बहुल देश है, उन अंग्रेजी बहुल देशों में हिंदी सिखाना आसान है क्योंकि हम भी अंग्रेजी बहुल देश के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि हमारी जबान अभी राष्ट्रभाषा जो है वो निश्चित नहीं हो पा रही है, तो हमारा देश भी उसी में है। तो अंग्रेजी बहुल देशों में हिंदी सिखाना तुलनात्मक रूप से आसान है। दूसरे वो है जो भारतवंशी बहुल देश है, जिनकी जहां अपने हिंदुस्तानी लोग कॉलोनाइजिंग के तहत गए, और तीसरे दूसरी तरह के जो बचे हुए देश हैं। इन तीन ग्रुपों में भारतीय संस्कृति फैली हुई है और हिंदुस्तानी भाषा फैली हुई है, अपना प्रसार कर रही है। जब मैंने वहां बहुत गंभीरता से देखा, इसके अलावा कई बार मॉरिशस भी गई और भारतवंशी बहुल देशों में मेरा जाना आना हुआ। उस क्रम में मैंने एक किताब तैयार की, भारतवंशी भाषा एवं संस्कृति, जो भारतवंशी बहुल देशों की भाषा और संस्कृति पे काम है। और ये इकलौती किताब है और सबसे पहले लिखी गई है, 20 के बाद लिखी नहीं गई है। ये बात दूसरी है कि कुछ वर्षों के बाद मेरी ही किताब से कुछ चीजों को लेके लोग किताब तैयार कर लें, और ऐसा होता आया है। जिस तरह से कि हमेशा ऐसे ही होता है। हाँ, और आश्चर्य ये होता है कि साहित्य अकादमी से छपी हुई किताब, पूरी की पूरी किताब का शीर्षक भी वही रखते हैं, जिससे कि किताब के शीर्षक से जब खोज हो तो पता चले मेरी किताब की जगह उनकी किताब ले ली जाए, क्योंकि शीर्षक वही है ना। तो ये सारी जो स्थितियां, इसलिए मैंने किताब का भी आपके सामने चेहरा दिखा दिया और पढ़ भी सकते हो, क्योंकि सूरीनाम में जाने के बाद जब विश्व हिंदी सम्मेलन 7वां होना था और सूरीनाम देश के बारे में हिंदी भाषा पे कुछ भी नहीं, अंग्रेजी में भी नहीं। जब हमारी नियुक्ति सूरीनाम के लिए हुई तो जैसा मैं प्राय यात्रा के दौरान करती हूँ कि मैं उस देश की जानकारी मुझे हो जाए, तो मुझे कोई पुस्तक नहीं मिली, ना अंग्रेजी में ना दूसरी भाषा में। सिर्फ एक किताब मिली सड़क पर पड़ी हुई, अबाउट लैटिन अमेरिका कंट्रीज। तो उसमें सूरीनाम पर एक पैराग्राफ था जो कि भौगोलिक जानकारी थी। तो हम बहुत ही बिना कुछ जाने हुए मैं उस देश में पहुंची। जब सुबह देखा तो सब हिंदुस्तानी चेहरे बाहर मुझे दिखाई दिए, तो मुझे बहुत तसल्ली हुई कि मैंने भारत छोड़ा है लेकिन हिंदुस्तानी लोग नहीं छोड़े, तो सारे हिंदुस्तानी लोग यहाँ भी हैं। इस क्रम में उन लोगों ने मुझे उस देश के बारे में, इस क्रम में हम गयाना भी गए, फ्रेंच गयाना, ब्रिटिश गयाना, ट्रिनिडाड, सेंट लूसिया, जो 32 देशों द्वीपों का जो कैरेबियाई समुदाय है, नारायण जी उसके ने भी कितने बार वहाँ गए हैं और रहे हैं और कार्य किया है और हिंदी को स्थापित किया है। गयाना में जो हिंदी स्थापित है, गयाना से हिंदी सूरीनाम आई है और सूरीनाम से हिंदी ट्रिनिडाड गई है। मैंने सब सूरीनाम जाने से पहले लोग गयाना गए, हिंदुस्तानी लोग, उनके पास हिंदुस्तानी भाषा थी, हनुमान चालीसा था, रामचरितमानस था। तो ये सारी इस चीजों के साथ गयाना गए। तो जब सूरीनाम के लोगों को हिंदी पढ़नी, सीखनी थी, संस्कृति अपनानी थी, तो वो पंडित भी गयाना से बुलाते थे। और क्योंकि कैरेबियाई देशों में सूरीनाम ही एक ऐसा देश है जहाँ भारतीय संस्कृति, जिसे वो हिंदुस्तानी संस्कृति कहते हैं, उनके पास अभी ना इंडिया नाम है ना भारत नाम है, हिंदुस्तानी। और वो बहुत ही वैज्ञानिक भी है, क्योंकि जो विश्व हिंदी कोश में जब हम कहते हैं हिंदुस्तान परिक्षेत्र के बारे में जो लिखा है, वो उसी परिक्षेत्र से गए। तो उनका जो जीवन है वो जरा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो जो बोलते हैं उसे हिंदुस्तानी कहते हैं, और जो जीवन है उसको वो हिंदुस्तानी जीवन शैली संस्कृति कहते हैं, जैसे वो जी रहे। उसी पूरी संस्कृति को, जो छिन्नमूल मेरा उपन्यास है, उस उपन्यास में
जो हमारे हिंदुस्तानी छिन्न होकर के गए सूरीनाम, उन्होंने सिर्फ धरती छोड़ी है, बाकी भारत का कुछ नहीं छोड़ा है। भाषा उनके पास है, संस्कृति उनके पास है, मूल्य उनके पास है, जीवन उनके पास है और उनसे संघर्ष करते हुए जी रहे। लेकिन वहां पर और भी 10-11 जो है दूसरे देशों के लोग हैं, मिलते जुलते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी जो खासियत है जो हम लोग को जाननी चाहिए कि वो शादी ब्याह अपने हिंदुस्तानियों में ही करेंगे। वो ना गोरों में करेंगे, ना निगरों में करेंगे, किसी में नहीं, क्योंकि 5 पीढ़ियों से वो जान रहे हैं कि हम हिंदुस्तानियों के साथ ही जी सकते हैं, उन्हीं के साथ परिवार बना सकते हैं, उन्हीं के साथ हम गृहस्थी बसा सकते हैं। तो हिंदुस्तान की तुलना में, भारत की तुलना में वो सूरीनाम और कैरेबियाई देशों के हिंदुस्तानी या भारतवंशी देशों के हिंदुस्तानी पाश्चात्य देशों की दुर्बलता, उनका दोगलापन, उनका दिखावटी होना और मानवीय संस्कृति से भी किस तरह से हीन है वो लोग, ये भारतवंशी बहुदेश के हिंदुस्तानी लोग समझते हैं, जो कि हमारे भारतवर्ष के लोग नहीं समझ पाते हैं और उनको विदेश के प्रति आकर्षण बना रहता है। भारतीय प्रवासियों को देखते हैं कि वो बहुत सुखी और समृद्ध, लेकिन प्रवास में रहता हुआ भारतीय और भारतवंशी कितने संकटों में है, कितनी पीड़ा में है, कितने दुख में है, और उसके साथ साथ उसका जो दुख है वो अपने देश में भी विस्थापित हो जाता है, क्योंकि हम विदेश में हैं। और विदेश में हम इसलिए विस्थापित हैं और निर्वासित हैं क्योंकि हम दूसरे देश में। तो हम लोगों की स्थिति इतनी दुख भरी है कि हम अपने देश में भी विस्थापित की तरह देखे जाते हैं और उस देश में तो विस्थापित हैं। तो निर्वासन की पीड़ा एक भारतवंशी हिंदुस्तानी सूरीनाम, ट्रिनिडाड, गयाना, मॉरिशस, फिजी में रहने वाला इतनी पीड़ा में रहता है, क्योंकि वहां वो स्वीकार्य नहीं है वहां की नागरिकता के बावजूद, और अपने देश में उसकी कोई जड़ें नहीं बची। तो वो एक घर बनाता है, उस घर के भीतर वो अपनी हिंदुस्तानी संस्कृति बनाता है और उसे ही वो अपनी आत्मा की मातृभूमि अनुभव करता है और उसी प्रेम के साथ वो जी पाता है। तो छिन्नमूल उपन्यास के जो मुख्य पात्र है और इस नॉवल की, वो एक माँ है। वो माँ जो 84 साल के आसपास वो 4 पीढ़ियों को देखती है, उनके संघर्ष को देखती है, उनको बदला हुआ देखती है। तो वो कहती है कि हम और अपने बेटे के पिता के लिए हम लेकर बप्पा तो बहुत सुधार रहे, ये सब कैसे कफरिया गए हैं जो निग्रो संस्कृति अपना लेते हैं, उनके लिए शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो इस किताब को छिन्नमूल को पढ़ते हुए और इसका जो सेपरेटेड इमोशन को पढ़ते हुए ये पाएंगे कि वो सांस्कृतिक जो शब्द वहां से आए हैं, जो दुख और पीड़ा है। भारत में लोग प्राय पाश्चात्य संस्कृति या विदेश के लड़के से विवाह हो जाना या लड़की से विवाह हो जाना, नौकरी मिल जाना, उस सब में बहुत हर्षित होते हैं। लेकिन भारतवंशी बहुत देशों के भारतवंशी दुखी होते हैं कि हमारे परवरिश में कोई गड़बड़ी रह गई थी। तब है वो कहते हैं सीधे सीधे पढ़ाई लिखाई साथ में करो, लेकिन अपनी संस्कृति, अपना देश, अपनी मातृभूमि महत्वपूर्ण है, उसी में जीवन जिया जा सकता है। तो जब मैंने उस देश में काम किया और किताबें लिखी, 10 से ज्यादा किताबें हमने सूरीनाम देश पर लिखी। मेरी 75 किताबें हैं, उसमें 10 किताबें सूरीनाम देश पर हैं। और किसी भी देश पर लिखने के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। हम जब तक कि दस्तावेजी जानकारियां हमारे पास नहीं होंगी, हम कुछ भी नहीं परोस सकते हैं। अपने देश में रहने की जो आजादी का सुख है, स्वदेश में रहने से के लिए लेखन की जो स्वतंत्रता है, कुछ भी लिखने, कुछ भी कहने की। हम भारत में रहकर कुछ भी किसी को कहते रहते हैं लोग, लेकिन विदेश में एक अपनी तरह के अनुशासन की, आत्मानुशासन की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगा कि हम कैरेबियाई देशों में सूरीनाम के हिंदुस्तानियों के संघर्ष और बहुत सी बारीक सांस्कृतिक मूल्यों के विघटन की दास्तान को कहने के लिए मुझे उपन्यास लिखना चाहिए, क्योंकि उपन्यास में बहुत सी आहत करने वाली बातें हम कह सकते हैं और बच भी जाएंगे। वहां की सरकार बहुत होगा तो किताब बैन करेगी, कोई किताब हो सकता है कि इसके बाद बैन भी हो सूरीनाम में,
क्योंकि सूरीनाम के कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, पर चूंकि इसे उपन्यास के फॉर्म में कहा है, इसलिए मुझे लगता है कि ये शायद न करें, और वो उस देश की जनता उससे बहुत प्रेम करती है। कुछ लोग उनके प्रेम को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रेम टूटता नहीं है अगर सच्चे अर्थों में एक बार हो जाए तो, क्योंकि वो निस्वार्थ होता है, और अगर स्वार्थ है तो वो फिर प्रेम नहीं। तो इस उपन्यास को लिखा गया और इसके साथ और किताबें लिखी। इस उपन्यास में वो सारे भी जो वर्णन है, जो दास्तान है, जो घटनाएं हैं, उनके सारे अखबारी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अब तक सुरक्षित हैं कि अगर कहीं कुछ होता है तो मैं वो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कर सकती हूँ। तो वो जो अनकही चीजें नहीं, जिन लोगों ने इस उपन्यास को पढ़ा, और भारत के कुछ गांव में छिन्नमूल उपन्यास शाम को एक व्यक्ति पढ़ता था और 12-15 लोग सुनते थे, और उन्होंने बाद में ये कहा कि हम तो बिना खर्चे के पुष्पिता जी ने हम लोग को सूरीनाम और नीदरलैंड घुमा दिया। तो इन दोनों देशों की संस्कृति का जो सांस्कृतिक संघर्ष है वो इस उपन्यास में है, और इस सब तरह से जो कहा जाए, प्रवासियों पर जिस तरह से भारत के प्रवास के बारे में चिंतन करते हुए लोग विचार करते हैं, वो एकदम दूसरी तरह का है। जो भारत से बाहर प्रवास में रहता है उसके पास प्रवास सिर्फ मेरा है, लेकिन भारत के लोग जब देखते हैं तो सोचते हैं प्रवास एक आनंद का नाम। दोनों की दृष्टि में इतना बड़ा फर्क है, और इस फर्क को समझते हुए विचार करना चाहिए। मैं यहाँ बहुत सी तकलीफें होने के बावजूद मुझे यहाँ विदेश से ज्यादा अच्छा लगता है स्वदेश, क्योंकि ये स्वदेश है, मेरे मन का स्वदेश है, मेरे जीवन का स्वदेश है। विदेश में जो भी सारी सुविधाएं हैं जो यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ जो सुविधाएं हैं वो विश्व में कहीं नहीं है। तो जब मैंने युवावस्था में साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग इन सब में लिखते थे, उसमें अब्दुल बिस्मिल्लाह जी से इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा विश्व का सबसे सुंदर देश भारत है, और मैं सुबह बनारस के समय अपनी बजाता हूँ शहनाई, उससे सुबह करता हूँ। पंडित विद्या निवास जी सब जगह जाते थे, उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा सबसे सुंदर देश भारतवर्ष है। अब हमने जब पूरी दुनिया देख ली, पाकिस्तान और चीन को छोड़ के, पाकिस्तान इसलिए नहीं गई कि वो तो अपनी ही धरती थी, वहां जाके क्या देखना, और चीन देश की ऐसी संस्कृति है जिसका अपनी संस्कृति से या मानवीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, तो वहां क्यों जाना। तो ये छोड़ करके मैंने देखा सचमुच जो सबसे सुंदर है, सबसे प्रभावशाली है, सबसे अधिक गुण संपन्न है, वो भारतवर्ष की मिट्टी है। ऐसी मिट्टी किसी देश में नहीं, किसी देश में नहीं। और इस देश की जो उर्वरता है, जो फल फूल और सब्जियां जो सड़कों पर ठेलों की ठेल लगे हुए हैं, मुझे लगता है जैसे भारत माँ एकदम से प्रस्तुत है, जैसे बहुत ही जो नवजात शिशु की माँ होती है उसके हमेशा दूध पिलाने के लिए तत्पर है, कि ऐसी हमारी भारत माँ है और भारत की धरती है। तो ये वो भी मिस करते हैं। हमें उस दृष्टि से इस भारत भूमि को, स्वदेश को देखना चाहिए, स्वदेश की संस्कृति को देखना चाहिए जो कई हजार साल से है, और ये मुझे बुद्ध करती है। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मुझे लगता है कि हमारे ही हृदय के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके छवियां इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ ये सभी मित्रों की, और फिर मिलते रहेंगे।